हेलो फ्रेंड। आज हम लोग जो है ना वेक्टर 3D स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपको जो भी स्टेट बोर्ड में बैठ रहे हैं और आपको मेंस आईआईटी जेईई मेंस के लिए भी। तो मोर और लेस इंडिपेंडेंट चैप्टर है वेक्टर। वेक्टर थोड़ा बहुत हम लोग फिजिक्स में भी लर्न किए हैं, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, थोड़ा बहुत 3D में जो है ना अप्लाई होता है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज का कंसेप्ट, लेकिन बहुत ही कम, लिमिटेड। तो मुझे लगता है कि आपको 3D और वेक्टर्स में काफी अच्छा मार्क्स जो है ना स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग वेक्टर से। तो कुछ मैं बातें लिख दिया हूं जो कि डेफिनेशन बेस्ड है, जिसको बोर्ड पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते होंगे आप। फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है ना। तो देखिए, वेक्टर जो हम किसको बोलते हैं, वेक्टर एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेक्टर को? तो वेक्टर क्वांटिटीज आर स्पेसिफाइड बाय डेफिनिट मैग्नीट्यूड एंड डेफिनिट डायरेक्शंस। ठीक है। सो वेक्टर में दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मैग्नीट्यूड होगा और फिर उसके पास डायरेक्शंस भी होगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड वही है जो मैं आपको मॉडुलस में पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना। जनरली मैग्नीट्यूड से वर्ड यूज किया जाता है वेक्टर में, लेकिन जो तो देखिए मैग्नीट्यूड और डेफिनिट डायरेक्शन होगा। वेक्टर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, एरो से डिनोट करते हैं ए बी। ए को हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और बी को हम लोग टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, और इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, मॉड से, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं आपको मैग्नीट्यूड को। जैसे मान लीजिए डायग्राम में अगर देखें, जैसे मान लीजिए ए और बी, इस ए को हम लोग इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। और पॉइंट बी जो होगा दैट इज टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। जनरली मैग्नीट्यूड, ये जो है ना, जितना आप लेंथ दिखाते हो ये बेसिकली डिनोट करता है मैग्नीट्यूड को। अगर मैग्नीट्यूड कम होगा तो लेंथ छोटा दिखाना है, मैग्नीट्यूड अगर बड़ा होगा तो ये लेंथ बड़ा होगा। और जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इसका होगा, जो एरो डिनोट कर रहा है, ये इसके डायरेक्शंस को डिनोट करता है। ठीक है ना। तो दो बातें होंगी, वेक्टर को एक्सप्रेस किया जाएगा ए बी एरो से। ठीक है, ए इसका इनिशियल पॉइंट होगा, बी इसका टर्मिनल पॉइंट होगा। इसको टेल भी कहा जाता है ए को, और बी को हम लोग हेड भी बोल सकते हैं। ये इसका डिफिनीशन होगा। अब देखिए कुछ टाइप्स होगा वेक्टर्स के, तो देखते हैं कौन कौन सा वेक्टर्स होता है। जैसे फर्स्ट जो होता है जीरो वेक्टर होता है। ए वेक्टर्स ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड which has same initial and terminal point is called zero vector. It is denoted by O. ठीक है, जिसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट अगर सेम हो, ये दोनों अगर मीट कर जाए एक ही पॉइंट पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है। जीरो वेक्टर की अगर डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शंस आप बता नहीं सकते, इनडिटर्मिनेट होता है। ये बोल सकते हो आप, जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शंस होगा वो इनडिटर्मिनेट होगा। ठीक है। जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है तो मैग्नीट्यूड इसका जीरो के इक्वल होगा। तो वैसे वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर बोलेंगे। ओ से जनरली इसको डिनोट किया जाता है। देखिए, जो सेकंड वेक्टर होगा इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर यूज होने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है। ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर along the vector a and is denoted by symbolically। ठीक है, ए कैप रीड करेंगे, इक्वल टू होता है, ठीक है, वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होगा? वैसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिटी होगा। ठीक है ना, वैसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। जनरली इसको ए कैप से डिनोट किया जाता है, और कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। मान लीजिए अगर जैसे हम लोग बहुत नॉन वेक्टर जो तीन वेक्टर जनरली यूज करते हैं, आई कैप, जे कैप, एन के कैप। जैसा आई कैप, जे कैप, एन के कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर्स along x, y and z एक्सिस। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो काफी ये वेक्टर यूज होगा, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, और के कैप जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो जब भी आई कैप अगर लिखेंगे तो इसका दो मीनिंग होगा। इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिटी के इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। यानी आई कैप, जे कैप और के कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जो है आपका वन के इक्वल होगा। ठीक है ना। ये तीन नॉन वेक्टर्स हम लोग यूज करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शंस में। मान लीजिए इस कोई वेक्टर है ए, और इसका जो तीन कंपोनेंट है आई जे के डायरेक्शन में, यानी एक्स आई
प्लस वाई जे, ठीक है, अब प्लस जेड के कैप। इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे तो देखिएगा इसका पाइथागोरस जब आप यूज करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी जस्ट मेमोराइज रखिए, अभी मैं 3D में जो है ना इसको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये कैसे आता है, ठीक है। अभी जस्ट इसका मॉड निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो मैंने ए कैप अगर फाइंड आउट करेंगे तो लिखा हूं ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होगा आपका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी के इक्वल होगा। 3 यूनिट वेक्टर जो फेमस होगा आई कैप, जे कैप और के कैप, जो जिसका डायरेक्शन होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो चलिए इसका मैं पीडीएफ बनाने के लिए मैं टिक ले लेता हूं। तो चलिए इसको रब करता है। ये फर्स्ट हो गया आपका जीरो वेक्टर, सेकंड आपका हो गया यूनिट वेक्टर, थर्ड देखिए आपका इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। क्या लगता है क्या होना चाहिए इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, क्या उसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे? जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस अगर सेम होगा तो क्या उसको हम इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं? एक बात बताइए, वेलोसिटी किसी कार का 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सीलरेशंस भी उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी एक्सीलरेशंस के इक्वल होगा क्या? नहीं, ठीक है। सो इक्वल वेक्टर्स दैट डज नॉट मीन जिसके डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो वैसे वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। एक और कंडीशन होगा एक्स्ट्रा जो आपको पुटअप करना पड़ेगा, जिस तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस तो सेम होना ही चाहिए। अगर दो वेक्टर अगर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस तो सेम होना चाहिए, उसके साथ साथ फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और फिजिकल क्वांटिटी अगर ये तीनों इक्वल है तो वैसे वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो देखिए इसका डेफिनेशन ये होगा कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी is said to be equal vectors if they have same magnitude, direction and represent the same physical quantity. ठीक है, रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए, उसके फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। यानी अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी से कंपेयर करेंगे, अगर एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन से ही हम लोग कंपेयर करेंगे। तो मुझे लगता है क्लियर होगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस तो सेम होना ही चाहिए, उसके साथ साथ फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फोर्थ वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसका कंसेप्ट हम लोग काफी यूज करने वाला है, जिसको हम लोग बोलेंगे आपको पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स और या कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स किसको कहेंगे? किस वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे? कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग बोल सकते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। देखिए कोलिनियर बोले या पैरेलल, बात बराबर ही है, ठीक है। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शंस, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन होगा। क्या बोले आप? टू वेक्टर्स are said to be parallel
or collinear if their directed line segment ठीक है, if their directed line segments are parallel, ठीक है, irrespective of their directions। ठीक है, तो टू वेक्टर्स जो है ना पैरेलल या कोलिनियर, सो कोलिनियर बोले या पैरेलल बोले, आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, पैरेलल और कोलिनियर क्या सेम बोलेंगे? तो देखिए कोलिनियर क्या होता है, जैसे ये दो वेक्टर्स है तो ये इसको हम लोग कोलिनियर बोल सकते हैं आप, ठीक है, इसको हम लोग कोलिनियर कर सकते हैं। और किसी आप जानते होंगे विथ मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन किसी भी वेक्टर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इसका मान लीजिए डायरेक्शंस अगर ये रखें और मैग्नीट्यूड भी ये लेकर के अगर रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल भी हो जाएगा। तो पैरेलल या कोलिनियर क्या होगा, अगर दो वेक्टर की बात करें तो दो वेक्टर पैरेलल भी हो सकता है या दो वेक्टर कोलिनियर भी हो सकता है, क्योंकि वेक्टर के विथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस क्योंकि रिप्लेस भी किया जाता है, बात समझे? तो वैसे वेक्टर को हम लोग कोलिनियर या पैरेलल बोलेंगे। इसमें दो तरह का वेक्टर्स होता है, अगर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अगर सेम डायरेक्शंस में, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसको लाइक वेक्टर कहा जाता है। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अगर सेम डायरेक्शंस में है तो वैसे वेक्टर को हम लोग लाइक वेक्टर बोलेंगे। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। ठीक है, तो कोलिनियर में दो टाइप होगा आपका, लाइक वेक्टर्स होगा और अनलाइक वेक्टर्स होगा। अब एक बात बताइए रिलेशंस क्या होगा, इफ टू वेक्टर्स, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, अगर ये दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो क्या होगा, देन ए इक्वल टू हम लिखेंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, जहां लैम्डा जो होगा वेयर लैम्डा इज एनी नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा इसका क्या होगा, कोई भी नॉन जीरो स्केलर होगा। अब बोलोगे कि आप लैम्डा से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया हो, देखो आप इस वेक्टर को अगर देखोगे तो ये बेसिकली डायरेक्शंस तो सेम है, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। दोनों में डिफर क्या हो रहा है, आई थिंक मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। ये वेक्टर ए छोटा ले रहा हूं, वेक्टर बी बड़ा ले रहा हूं, तो आप बोल सकते हो कि लैम्डा से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि जिससे कि उस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। कॉमन क्या बोला मैं, लैम्डा से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि जिससे कि जो मैग्नीट्यूड ए और बी का जो डिफरेंस दिख रहा है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, इसलिए लैम्डा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर और पैरेलल होगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, मतलब वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी होगा। लोग इसको ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, मान लीजिए अगर वेक्टर ए का तीन कंपोनेंट है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी के भी तीन कंपोनेंट है i j k के डायरेक्शंस में, तो b1 b2 और b3। इसमें अगर आप पुट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिख सकते हैं a1 i कैप और प्लस हो जाएगा a2 j कैप और प्लस a3 k कैप इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस हो जाएगा b3 k कैप। अब बताइए अगर कंपेयर करेंगे दो वेक्टर अगर इक्वल है तो i का कोफिशिएंट इक्वल होगा, तो a1 इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 होगा, उसी तरह से a2 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 हो जाएगा, और सिमिलरली a3 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से आप निकालेंगे a1 बाय b1 लैम्डा के इक्वल होगा, उसी तरह से a2 बाय b2 भी क्या होगा, लैम्डा के इक्वल होगा, और a3 बाय b3 भी क्या होगा, लैम्डा के इक्वल होगा। तो ये भी कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट होगा कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसका जो कंपोनेंट होगा i j k के डायरेक्शन में वो क्या होगा, प्रोपोर्शंस में होगा, यानी a1 by a2 b1 by b2 c1 by a1 by a2 b1 a2 by b2 इक्वल टू a3 by b3। अगर ये तीनों इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, यानी तो कोलिनियर होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कंपोनेंट के फॉर्म में है तो उस कंपोनेंट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर मान लो कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, दो वेक्टर लिखा हुआ है, तो बोलेगा कि पैरेलल कब होगा या कोलिनियर कब होगा, तो हम लोग बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट होगा, यानी वेक्टर ए जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगा।
आगे काफी इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, आगे चल के देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको लिखा मिलेगा कि वेक्टर कोलिनियर है, वेक्टर नॉन कोलिनियर है, वेक्टर प्लानर है, वेक्टर नॉन कोप्लानर है। ये सब कंडीशन जो ना काफी यूजफुल होगा, टेक्निकल वर्ड्स है। तो पहला टेक्निकल वर्ड यह ध्यान रखना है कि जब कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है तो खटाक से आपको क्या लिखना है कि वेक्टर ए जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए इसका पीडीएफ के लिए मैं एक फोटो ले लेता हूं। तो फर्स्ट वेक्टर मैं आपको बताया जीरो वेक्टर, सेकंड आपको यूनिट वेक्टर, थर्ड वेक्टर्स क्या बताया मैं आपको, थर्ड वेक्टर्स आपको कोलिनियर या कोप्लानर। उससे पहले मैं आपको बताया हूं कि थर्ड वेक्टर जो होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, फोर्थ वेक्टर कोलिनियर कोप्लानर। देखिए फिफ्थ जो होगा कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है, जैसे कोप्लानर वेक्टर किसको बोलेंगे, ए गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स आर कोप्लानर इफ देयर लाइन सेगमेंट्स आर ऑल पैरेलल टू द सेम प्लेन। मतलब कोई भी वेक्टर अगर सेट ऑफ वेक्टर्स अगर कोप्लानर है तो क्या होगा कि जो उसके डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक बोर्ड भी क्या होगा, एक प्लेन होगा। तो इस तरह से बोर्ड अगर प्लेन है तो इस प्लेन में बहुत किसी भी डायरेक्शंस में अगर ड्रॉ करते हैं वेक्टर्स, ये सारा वेक्टर क्या होगा, कोप्लानर ही होगा। अगर मान लीजिए इस प्लेन में जितना भी वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, कोप्लानर होगा। यानी उसके डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। जो है ऑलवेज कोप्लानर होगा। अब बोलोगे कैसे, जैसे मान लो कि ये इस कुछ इस तरह से, तो इस तरह से अगर करेंगे तो कोप्लानर तो होगा नहीं, क्योंकि ये किसी एक प्लेन में नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस तरह से अगर करते हैं तो एक प्लेन में हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि दो वेक्टर्स को, एक वेक्टर्स को विथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस क्या हो सकता है, रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर अभी तो कोप्लानर नहीं है, लेकिन इस वेक्टर को अगर यहां पे ले आए तो ये एक प्लेन में आ जाएगा। ठीक है ना, तो दो वेक्टर क्या होगा, ऑलवेज कोप्लानर होगा, क्योंकि विथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस वेक्टर को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तीन वेक्टर कब होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी जस्ट ध्यान रखना है कि दो वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, कोप्लानर होता है। कोप्लानर वेक्टर बोलते किसको है कि जितने भी आपको वेक्टर्स है वो सारे सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग कोप्लानर वेक्टर्स बोलेंगे। तो चलिए इस पे कुछ मैं क्वेश्चंस लेता हूं। जैसे फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ए। जैसे बोल रहा है कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए 2i + 3j - 6k। कैसे निकालेंगे, बोला वैसा वेक्टर निकालो जो इसके डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड क्या हो, 5 हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो बताइए यूनिट वेक्टर क्या होगा, 2i + 3j और -6k क्या, और अपॉन, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 + 9 + 36। ये वैल्यू हो जाएगा 2i क्या और +3j क्या और माइनस हो जाएगा 6k क्या, और इसका मैग्नीट्यूड 36 और +4 40 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, u1 के इक्वल होगा, और इसी में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, इसका यूनिट 5 हो जाएगा। तो ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7 इंटू हो जाएगा 2i कैप + 3j कैप और माइनस हो जाएगा 6k कैप। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए एक और क्वेश्चंस मैं लेता हूं इस टाइप से। जैसे कोप्लानर पे अगर ले, कोलिनियर पे क्वेश्चंस लें। जैसे क्वेश्चंस देगा, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, फॉर विच द वेक्टर a इक्वल टू x + 2 i कैप और -x - y j कैप और +k कैप, और वेक्टर b दिया गया, ये इक्वल होगा x - 1 i कैप दिया गया और +2k कैप दिया गया। ठीक है, ये पैरेलल है, आर पैरेलल। ऑल्सो फाइंड द वेक्टर्स आर like or unlike।
ठीक है, ये भी बताना है कि वेक्टर लाइक होगा कि अनलाइक। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द वेक्टर ए इक्वल टू एक्स प्लस टू आई कैप माइनस आई एक्स माइनस वाई जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी जो है एक्स माइनस वन आई कैप प्लस टू के कैप आर पैरेलल। बोला ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, और वेक्टर ये लाइक है कि अनलाइक है ये बताने के लिए। एक बात बताइए, अगर वेक्टर अगर पैरेलल है तो यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे जे कंपोनेंट नहीं है, इसमें जे का भी कंपोनेंट है। तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो इसमें जे कैप का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई को आप जीरो कर देंगे, यहाँ से एक्स इक्वल टू वाई इक्वल हो जाएगा। बात समझे क्या किए, क्योंकि वेक्टर बी में जो है जे कंपोनेंट नहीं है, तो अगर ये दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो जे कैप कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, यानी एक्स माइनस वाई का कोएफिशिएंट जीरो कर देंगे। अब अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, अगर वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी तो क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में होगा, यानी x प्लस टू अपॉन लिख सकता हूं x माइनस वन, ये इक्वल होगा k का कंपोनेंट वन है कोएफिशिएंट और यहाँ पे टू है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 2x अब प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वन, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5, क्योंकि x y के इक्वल है तो y का भी वैल्यू क्या होगा, माइनस 5 के इक्वल होगा। अब इसमें बताना है x और y तो निकल गया, अब बताना है कि लाइक होगा कि वेक्टर जो है अनलाइक होगा। तो बेटर होगा कि x और y जो वैल्यू निकला है इसमें पुट करके आप देख लीजिए। जैसे एक वेक्टर है इसमें माइनस 5 पुट करेंगे तो माइनस 3 आई कैप हो जाएगा और प्लस के कैप हो जाएगा, और वेक्टर बी क्या हो जाएगा, अगर माइनस 5 पुट करेंगे तो ये माइनस 6 हो जाएगा आई कैप और प्लस 2 के कैप हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 3 आया प्लस के कैप, और ये क्या होगा, ये वेक्टर ए के इक्वल है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होगा, सेम मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों वेक्टर क्या होगा, लाइक वेक्टर्स होगा, ठीक है ना। अगर मान लो माइनस साइन के साथ रहता, अगर माइनस 2 रहता तो फिर क्या हो जाता, अनलाइक हो जाता। तो बात समझे, ये दोनों वेक्टर लाइक वेक्टर होगा और एक्स और वाई की वैल्यू माइनस 5 होगी। तो चलिए एक पीडीएफ ले लेता हूं, बनाने के लिए फोटो ले लेता हूं। देखिए कुछ ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स कैसे करेंगे हम लोग, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए मान लिया कोई वेक्टर है और इस m जो है कोई भी नॉन जीरो स्केलर है, तो एम ए जो होगा इज ए वेक्टर होगा पैरेलल टू वेक्टर ए होगा एंड हुज मैग्नीट्यूड इज मॉड ऑफ m टाइम्स दैट ऑफ ए। यानी किसी स्केलर से आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, सॉरी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है ना मॉड m टाइम्स हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई भी मान लीजिए वेक्टर ये a है और अगर किसी एम ए से मल्टीप्लाई करते हैं एम वेक्टर ए से, अगर मान लीजिए m का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वही रहेगा जो ए का होगा, यानी ये दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल ही होगा। एम ए और वेक्टर ए जो होगा आपस में पैरेलल होगा, सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा। तो जब भी किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफर होगा, ठीक है ना, मॉड m टाइम्स हो जाएगा दैट ऑफ ए। कुछ प्रॉपर्टीज होगा, जैसे स्केलर को आप प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता है वेक्टर में, या तो स्केलर को ऐड कर दीजिए फिर वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, या नहीं तो पहले स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा रिजल्ट। जैसे एम एन कोई स्केलर है, ठीक है, यहाँ पे, और वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करें, एम को एन ए से मल्टीप्लाई करें या एन को एम ए से मल्टीप्लाई करें, फाइनली क्या होगा, एम एन वेक्टर ए के इक्वल आएगा। या तो वेक्टर को पहले ऐड कर ले फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या पहले स्केलर से ही मल्टीप्लाई कर दे और फिर दोनों ही वेक्टर को ऐड करें, तो क्या होगा, ये दोनों रिजल्ट सेम ही आएगा। ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। हाँ, एक चीज ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए m अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ऑब्वियसली दोनों लाइक वेक्टर आएगा। जैसे मान लीजिए वेक्टर a है और अगर -2a से -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा लेकिन डायरेक्शन इसका पलट जाएगा, ठीक है ना, तो ये अनलाइक वेक्टर्स होगा। तो डिपेंड करता है m पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव। अगर m पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इसका अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। एनीवे मैग्नीट्यूड जो है ना डिफर करेगा, डायरेक्शंस उसका, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है ना, जो सेगमेंट है वो पैरेलल ही होगा आपस में, चाहे m कोई भी वैल्यू ले ले।
देखिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो दो तरीके से ऐड किया जाता है, एक को बोलते हैं ट्राइंगल लॉ और दूसरा जो होता है कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल लॉ किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए वेक्टर ये ए है, ठीक है ना, और इसको मुझे ऐड करना है वेक्टर बी के साथ। ये वेक्टर कहीं पे भी दे सकता है, जैसे ये वेक्टर ए है और ये मान लीजिए वेक्टर बी है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जब भी दो वेक्टर को ऐड करना है ट्रायंगल लॉ के थ्रू, तो ये कहता क्या है कि जो दो वेक्टर कहीं पे भी रखा हुआ हो, इस दो वेक्टर के जो टेल है उस टेल को मिला देना आपको, एज इट इज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रखते हुए इसको मिला देना, मतलब इस वेक्टर को उठा करके यहाँ पे रख देना, वही मैं रख दिया हूँ। ठीक है, इसका डायरेक्शन एज इट इज होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी इतना ही होना चाहिए, तो टेल टू टेल मिला देना है। ठीक है, नहीं इसका जब ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो हेड पे टेल लगाना है, जैसे इसको उठाकर यहां पे रखना है वेक्टर बी को, यानी क्या करना है, जो वेक्टर एक वेक्टर का जो हेड होगा वो दूसरे वेक्टर के टेल ला करके रख देंगे विथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, जैसे ये रख दिया, और यहां इसके टेल से जो हेड को मिलाएंगे यही जो डायरेक्शन कहलाएगा वेक्टर ए प्लस बी होगा। ठीक है ना, ये जो होगा वेक्टर ए प्लस बी का डायरेक्शन होगा। ये कहता है ट्राइंगल लॉ। बताइए ए माइनस बी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ए माइनस बी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ये वेक्टर ए है और ये इसके टेल पे रख देंगे इस वेक्टर बी को, तो a माइनस बी निकालना है तो इसको पलट देंगे, यानी इसको पलट के नीचे लाएंगे तो ये कहलाएगा वेक्टर माइनस बी। ठीक है, और ये वेक्टर ए है, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन आपका कहलाएगा a माइनस बी वेक्टर। ठीक है ना, तो जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना हो दो वेक्टर्स को तो b को माइनस बी लिखना है तो पलट के लिख देना है, और फिर जब इसके रिजल्टेंट को ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा a माइनस बी। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। जनरली आपको बोर्ड में ट्राइंगल लॉ ज्यादा पूछता है। ठीक है, वैसे पैरेललोग्राम लॉ से भी आप बना सकते हो, दूसरा लॉ जो होता है वो कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ। देखिए जो पैरेललोग्राम लॉ में बताया था कि जो वैसे दो वेक्टर जो है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इस लॉ में क्या करते हैं, टेल टू टेल मिलाते हैं। ठीक है ना, ये वेक्टर ए है और इसके टेल के ला करके यहां पे रख देंगे वेक्टर बी। ठीक है, इस दोनों वेक्टर का टेल टू टेल मिला देना है, और यहां से जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा यही कहलाएगा a प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब a माइनस बी निकालना तो क्या करेंगे, इसको पलट देना है नीचे, ये हो जाएगा आपका माइनस बी। यहां से जो रिजल्टेंट निकालेंगे ये जो वेक्टर होगा आपका ये कहलाएगा a माइनस वेक्टर। ठीक है ना, ये रिजल्टेंट होगा a माइनस बी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वेक्टर a हो जाएगा, ये वेक्टर जो है ना a है, क्योंकि ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये वेक्टर अगर a है और ये वेक्टर माइनस बी है तो इसका रिजल्टेंट जो होगा a माइनस बी होगा। तो एक चीज गौर करेंगे, मान लीजिए o मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें, तो जो वेक्टर्स OA और OB का रिजल्टेंट होगा वो उसी होगा। बेसिकली आप बोल सकते हो जो पैरेललोग्राम बनेगा OA, ये जो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा O, जैसे A, इसको मैं मान लेता हूं B, तो जो पैरेललोग्राम बनेगा, ये जो पैरेललोग्राम का एक जो डायगोनल होगा वो a प्लस बी होगा। ठीक है ना, और जो दूसरा डायरेक्शन होगा वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट a माइनस बी होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इसमें कि पैरेललोग्राम लॉ में कि जैसे दो वेक्टर्स है और उस वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा OA और OB से जो पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा OC, और जो BA होगा वो जो BA वेक्टर जो अनदर डायगोनल होगा वो डिनोट करेगा A माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ वेक्टर को डिनोट करेगा। तो चलिए इसको मैं नोट कर देता हूं, इसका पिक ले लेता हूं और इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। तो फिर से इसको मैं लिख देता हूं, जैसे टू वेक्टर्स a एंड b आर रिप्रेजेंटेड बाय o एंड ob, then their sum a plus b is a vector represented by oc where oc is the diagonal of parallelogram oacb। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये पॉइंट। देखिए फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर्स a है, ठीक है, ये oa है, और कोई भी कहीं पे भी वेक्टर्स है उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, इसके टेल टू टेल मिला देना है, ये वेक्टर जो है OB हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा
इसका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर ओसी होगा, इसी को डिनोट करेगा ए प्लस बी से। और इसका जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा, अभी जस्ट मैं बताऊं, ए माइनस बी से डिनोट किया जाता है, यानी ओसी जो वेक्टर होगा वो ए प्लस बी हो जाएगा, और जो बी ए वेक्टर होगा, जो अनदर डायगोनल होगा, वो डिनोट करेगा ए माइनस बी से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर का जो सम होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा, किसका रिजल्टेंट, जो दो वेक्टर से जो बनेगा ओ ए और ओ बी से जो फॉर्म होगा पैरेललोग्राम, उस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होगा वो अनदर एक डायगोनल के डायरेक्शंस में डिनोट करेगा, उसी के डायरेक्शन में, और जो उसका डिफरेंस होगा वो अनदर डायगोनल के डायरेक्शन में डिनोट करेगा। ठीक है ना, तो बी ए जो होगा वो ए माइनस बी होगा, अगर ए बी निकालना है तो ए बी जो हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज है, सर्टेन प्रॉपर्टीज मैं लिख दिया हूं, ठीक है, ये सब बातें मैं आपको डायरेक्टली लिख के एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी मेन पॉइंट पे आए, ये सब आपको पता होगा, थोड़ा बहुत फिजिक्स में बताया गया होगा। जैसे ए प्लस बी लिखे या बी प्लस ए लिखे, वेक्टर कम्यूटेटिव होता है, जैसे नंबर सिस्टम कम्यूटेटिव होता है, 2+5 लिखो या 5+2 7 के इक्वल होता है, उसी तरह से ये कम्यूटेटिव होता है। नल वेक्टर, जैसे जीरो वेक्टर अगर ऐड करोगे वेक्टर ए में, या पहले जीरो वेक्टर ए के साथ ऐड करो, प्री ऐड करो या पोस्ट ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेक्टर ए में। ठीक है, ए बी, वेक्टर ए और बी को ऐड करें फिर सी के साथ ऐड करें, या नहीं तो पहले बी सी को ऐड करें फिर ए के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों वेक्टर सेम ही आएगा। ठीक है, तो वेक्टर्स आर एसोसिएटिव। ये वेक्टर ए प्लस बी का मॉड वैल्यू लेस देन होता है इंडिविजुअल के मॉड से, तो ये हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखे हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज कहा जाता है इसको। और a माइनस बी का मॉड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड a माइनस मॉड b के होल मॉड से। ठीक है, तो इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम ये देखे हैं, और बेसिक्स में भी मैं आपको बताया हूं, वहां पे अलग बात आता है, a और b हम लिख रहे थे, तो वेक्टर में भी ये रिलेशंस होल्ड करता है, क्योंकि ऑब्वियसली a और b जो है ना ट्रायंगल के साइड को डिनोट करता है, और a प्लस बी थर्ड साइड को डिनोट करता है, तो ट्रायंगुलर लॉ क्या होगा, होल्ड करेगा। ठीक है ना, वैसे मैं आपको बेसिक्स में इस तरह से लिखाया हूं कि a प्लस बी का मॉड वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ए प्लस मॉड बी के, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड ए माइनस मॉड बी का होल मॉड के। उसी तरह से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड ये लेसर देन इक्वल टू होगा, ठीक है, मॉड ए प्लस मॉड बी से, और जबकि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड ए माइनस मॉड बी का होल मॉड से। ठीक है, ये बातें मैं यहां लिखा हूं, और ये मैं यहां पे लिख दिया, ये वाला सॉरी, ये वाला पार्ट मैं यहां पे लिखा हूं। ठीक है ना, ये उसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज कहा जाता है, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स में और बेसिक्स में देख चुके हैं। ये कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होगा, ध्यान रखना है। देखिए ट्रायंगल लॉ कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, कुछ मैं क्वेश्चंस लेता हूं इस पे। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चंस लिया हूं, जैसे ABCDE is a pentagon, prove that the resultant of the force AB, AE, BC, ED and DC is 3AC। तो देखिए कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। तो पहले एक पेंटागन ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4 5, ये मान लेता हूं पेंटागन ABCDE। तो क्या क्या दिया गया मुझे, AB वेक्टर दिया गया, AE वेक्टर दिया गया, उसके बाद आपको BC वेक्टर दिया गया, और फिर E और D वेक्टर दिया गया, और DC वेक्टर दिया गया। ठीक है, तो मुझे इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ऐड कर देंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो क्या होगा, AB प्लस AE, ठीक है, प्लस C प्लस AD, और प्लस हो जाएगा DC। ठीक है, इसका मुझे रिजल्टेंट चाहिए, किसके टर्म में, 3AC, AC के टर्म में चाहिए। मुझे ये प्रूफ करना है कि 3AC के इक्वल होगा। अब देखिए AB और AE, AB और BC को एक जगह लिखते हैं, तो लिख सकता हूं AB और प्लस और BC वेक्टर को एक जगह लिखते हैं, और प्लस AE और प्लस ED को एक जगह लिखते हैं, और प्लस, ठीक है, और बाद में जो DC रहेगा उसको एज इट इज लिखते हैं। अब बताइए ट्रायंगल लॉ से AB और BC इसको लिख सकता हूं AC के इक्वल होगा। ट्रायंगल लॉ से AB और BC, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, AC हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं AC वेक्टर होगा, प्लस और AE और फिर ED,
इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट जो होगा एडी हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस डीसी तो एज इट इज रहेगा, बात समझे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एसी को रहने देंगे और एडी प्लस डीसी, एडी और प्लस डीसी ये किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट एसी के इक्वल होगा। इसको मैं लिख सकता हूं जो एसी और प्लस ये भी क्या होगा, एसी के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस एसी के इक्वल होगा। इसमें शायद ट्वाइस एसी लिखा हुआ है कि थ्राइस एसी लिखा हुआ है, ट्वाइस एसी, ये मैं गलत लिखा हूं, थ्राइस नहीं है, ट्वाइस ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये प्रूफ करना था, ट्वाइस एसी के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप जो है ना ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके इसको प्रूफ रीड कर सकते हो। तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं एक फोटो ले लेता हूं पीडीएफ के लिए। चलिए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इस पे। जैसे देखिए वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3 कैप एंड वेक्टर बी जो है 2i प्लस 4j माइनस 5k कैप रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है वैसा वेक्टर जो इससे जो पैरेललोग्राम बनना होगा वेक्टर एन वेक्टर बी से, उसके डायगोनल वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर मेरे को चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब डायग्राम की बात करें, अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम लेट्स से ओ ए बी सी, ठीक है। जैसे इसी को बी मान लेता हूं, लेट्स से इसको सी। ये वेक्टर ए दिया गया और ये वेक्टर बी भी मुझे पता है, तो ऑब्वियसली इसका जो डायगोनल होगा, एक डायगोनल अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ओसी होगा। ओसी क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा आपको। तो बताइए इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा, आई प्लस 2j और प्लस 3k कैप और प्लस वेक्टर बी जो है 2i कैप और प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप, ठीक है ना। तो बताइए इसको ऐड करेंगे तो 3i कैप और 2j और प्लस 4j, तो ये 6j कैप हो जाएगा और ये माइनस 2k कैप। तो क्या होगा, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ diagonal OC क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो 3i कैप प्लस 6j कैप और माइनस 2k कैप और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो 9 प्लस 36 प्लस 4। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है 30 14 49 तो 7 हो जाएगा। तो लिख सकते हो 1/7 इंटू 3i कैप प्लस 6j कैप और माइनस 2k कैप। और जो दूसरा होगा आपका वेक्टर, सभी जस्ट मैं बता रहा था, वो बी ए हो जाएगा। तो बी ए वेक्टर जो होता है वो हो जाएगा ए माइनस बी। तो बताइए ए में से अगर बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, माइनस आई कैप और 2j माइनस 4j, तो माइनस 2j कैप और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8k कैप। और फिर इसका क्या यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो बी ए वेक्टर अपॉन बी ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो वेक्टर क्या होगा, माइनस आई माइनस 2j प्लस 8k कैप और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 64, ठीक है। तो इसको मैनिपुलेट कर लेंगे तो ये अनदर डायगोनल आ जाएगा पैरेललोग्राम का। तो थ्योरी अगर आपका क्लियर है तो बहुत इजीली इस सब क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए एक मैं क्वेश्चंस और लिया हूं ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने का। जैसे इन ए रेगुलर हेक्सागन ABCDEF AD वेक्टर दिया गया वेक्टर है और BC वेक्टर जो है B के इक्वल है। तो बोला है रिप्रेजेंट ACDEAFCE वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम रेगुलर हेक्सागन, देखिए रेगुलर हेक्सागन क्या होगा, वैसा 6 साइडेड पॉलीगन होगा जिसका साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो बताइए अगर हम ड्रॉ करें रेगुलर हेक्सागन तो कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये होगा रेगुलर हेक्सागन। जैसे ज्यूम कर लेता हूं, ये ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है। इसमें दो वेक्टर आपको दिया गया है, एडी एंड बीसी वेक्टर दिया गया है। इसमें जो मेंशंस कर रहा है आपको, नहीं ए बी है, सॉरी एडी नहीं है, ये वेक्टर ए बी है। ए बी और बीसी वेक्टर दिया गया, तो ए बी वेक्टर ये हो जाएगा, ये वेक्टर ए के इक्वल दिया गया और जो बीसी वेक्टर है ये आपका वेक्टर बी के इक्वल दिया गया। तो बोल रहा है कि एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एसी क्या होगा,
ये तो बहुत ही सिंपल निकल जाएगा ट्राइंगल लॉ से। ये जो AC वेक्टर होगा ट्राइंगल लॉ से हम लिख सकते हैं कि AB प्लस BC हो जाएगा, ठीक है ना। ये A है और ये वेक्टर B हो जाएगा, तो AC निकल गया। और फिर मुझे फाइंड आउट करना है DE वेक्टर। तो DE वेक्टर देखिए, D और E वेक्टर, ये वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। ये वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली ये और ये पैरेलल होगा, तो आप बोल सकते हैं कि जो DE वेक्टर होगा वो माइनस साइन के साथ AB वेक्टर के इक्वल होगा, यानी ये माइनस A के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा और साइड क्या होगा, इक्वल भी होगा। तो डी वेक्टर निकल गया। अब देखो मुझे AF वेक्टर फाइंड आउट करना है, AF वेक्टर यानी ये वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। और फिर CE वेक्टर, CE वेक्टर, ये वेक्टर भी मुझे निकालना है। ये CE वेक्टर, ये वेक्टर भी मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? CE वेक्टर और AF वेक्टर, ये वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे एक चीज देखिए, ये वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है, अगर AC वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आप बोल सकते हैं CE वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा BF वेक्टर के। और BF वेक्टर बहुत इजीली निकाल सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि नहीं AF तो पता ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे। लेकिन हाँ, एक बात आप ये जरूर कर सकते हैं कि जो वेक्टर्स जो होगा, जो AC और BF, ये मुझे फाइंड आउट करना है AF। देखिए AD जो वेक्टर होगा ना, AD वेक्टर जो है बेसिकली डबल होगा, BC का डबल होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल होता है। ये आप जानते होंगे हेक्सागन में क्या होता है, ये साइड अगर A होता है तो ये 2A होता है डायगोनल, ठीक है ना। इसको फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल से ये बनता है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से बनता है। ये साइड A होगा तो ये A होगा, फिर ये 2A हो जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो AD वेक्टर होगा वो बेसिकली ट्वाइस टाइम्स ऑफ वेक्टर B होगा, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। AD जो वेक्टर होगा वो ट्वाइस टाइम्स ऑफ BC होगा, क्योंकि डबल होता है डायगोनल का। अब ये अगर निकल गया तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है? CE, बताइए CE वेक्टर, ये वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। तो निकाल सकते हैं CE वेक्टर। CE वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां से A वेक्टर आप निकाल सकते हो। तो इन ट्रायंगल ADE में तो बताओ क्या लिख सकते हैं? AD वेक्टर और प्लस और DE वेक्टर लिख सकता हूं इक्वल होगा AE वेक्टर। तो AD वेक्टर्स अभी जस्ट हम फाइंड आउट किया 2B के इक्वल है और DE वेक्टर -A के इक्वल है, तो यहां से आपका AE वेक्टर निकल गया, ठीक है। तो मुझे AE नहीं निकालना था, मुझे C निकालना था। अब तो निकल ही जाएगा। इन ट्रायंगल आप देख सकते हो, इन ट्रायंगल ACE में नहीं लिख सकते हैं, फिर से ट्रायंगल लॉ लगाएं तो AC अब प्लस CE लिख सकता हूं, ये इक्वल होगा AE के। कि AC वेक्टर जो है वो A प्लस B के इक्वल है, ठीक है ना। और CE वेक्टर अभी CE वेक्टर हम फाइंड आउट ही करना है, ठीक है ना। CE वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। और AE वेक्टर निकाल चुके हम, 2B -A के इक्वल है, ठीक है ना। 2B -A के इक्वल है। यहां से CE वेक्टर अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये इसको राइट साइड सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा B -2A के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये CE वेक्टर निकल गया। तो CE वेक्टर निकल गया और मुझे AF वेक्टर निकालना है। तो AF तो बहुत इजीली निकल जाएगा, इसमें आप लगा सकते हो ट्रायंगल लॉ। AC अगर AF निकालना है तो AC और CF लिख सकता हूं। इस ट्रायंगल में अप्लाई कर लेंगे BF भी आप बोल सकते हैं, किसके? BF या AC लगा सकते हो। इन ट्रायंगल ACF में बताइए कैसे लिख सकते हैं? AC वेक्टर और प्लस AC वेक्टर और प्लस CF वेक्टर, ठीक है ना। ये इक्वल हो जाएगा AF वेक्टर के, ठीक है। इसमें लगा सकते हैं ट्रायंगल लॉ। AC वेक्टर और प्लस CF वेक्टर ये इक्वल हो जाएगा AF वेक्टर के। तो AC वेक्टर तो निकाल ही चुके हैं, A प्लस B के इक्वल है, ठीक है ना। और CF, अब आप बोल सकते हो CF वेक्टर बेसिकली इसका डबल हो जाएगा, यानी -2A हो जाएगा, ठीक है ना।
इक्वल टू ए एफ। यहां से ए एफ वैक्टर जो होगा आपका ये इक्वल होगा बी माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से ए एफ वैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझे, क्योंकि सी एफ जो होगा वो बेसिकली माइनस टू ए के इक्वल होगा। जो ये सी एफ है ऑब्वियसली इस साइड का डबल होगा, तो ये माइनस ए है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ माइनस ए। यहां से हम ए एफ वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने में। इसलिए इससे बचने के लिए, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से बचने के लिए हम लोग एक वेक्टर और डिफाइन करते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में अगर इस सब क्वेश्चंस को डील करना हो तो बहुत इजीली हम लोग डील कर सकते हैं। बहुत इजी होगा, मतलब इतना टफ नहीं होगा। पर्टिकुलरली ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से तो इजियर ही होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट होगा। और जहां तक लगता है कि इस लेक्चर्स में बहुत कुछ हद तक मैं ज्यादा कंसेप्ट ऐड नहीं किया हूं, बहुत सारा कंसेप्ट आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो ये सब जो क्वेश्चंस लिया हूं बोर्ड पर्पज से लिया हूं, क्योंकि जनरली समटाइम्स ट्राइंगल लॉ से ही बनाने के लिए बोलता है। वैसे सारे क्वेश्चंस पोजीशन वेक्टर से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसका मैं पीडीएफ ले लेता हूं, फोटो ले लेता हूं पीडीएफ के लिए। तो चलिए इसी को नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। वेक्टर एंड 3D बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्लोजली इसको वॉच कीजिए। और मैं आपको शेयर कर देता हूं असाइनमेंट, और इसका हम लोग बहुत डिटेल में पीडीएफ भी आपको, डीपीपी भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।